आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नए घर को खरीदते ही कुणाल ने साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया। एक मजदूर घर में से एक पुराना बक्सा लाया और बोला, साहब ये बक्सा मिला है। इस पर कुणाल बोला, कमरे में ऊपर वाली जगह पर रख दो, बाद में देखूंगा। 1 महीने में ही पूरा घर रहने लायक हो गया। अब कुणाल किराए के मकान से अपने माँ बाप, पत्नी और छोटे भाई को ला सकता था। घर में थोड़ा सा काम करवाते करवाते रात हो गई। मजदूर जा चुके थे। कुणाल ने घर फोन किया और बोला, माँ आप रिमी अपना सामान बांध लो, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। ऑनलाइन खाना मंगाया है और खाकर सारे दरवाजे बंद करके सो जाऊंगा। खाना आ गया और सारे दरवाजे बंद कर वो लॉबी में ही सो गया। रात में 1 बजे के आसपास उसको पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज आई। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज फिर से आने लगी और धीरे धीरे आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे अंदर वाले कमरे में ही कोई पक्षी उड़ रहा हो। वो उठा और कमरे की तरफ गया। आवाज अब भी आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो आवाज ऊपर वाली जगह से आ रही थी। वो सुकचाते हुए उस तरफ बढ़ा और वो बॉक्स उतार लिया। आवाज अब बंद हो गई। उसने वो लकड़ी का बॉक्स खोला तो उसमें धूल भरी एक किताब रखी हुई थी। किताब के दोनों किनारों पर धातु का आवरण था। कुणाल ने किताब उठाई और जैसे ही खोली, धातु से हल्की सी उसकी उंगली में चुभ गया और उंगली से खून निकलकर उस किताब पर गिरा। देखते ही देखते किताब हवा में उड़ने लगी और किताब कई भागों में बट गई। सारे पन्ने फड़फड़ाने लगे और घर में उड़ते हुए घूमने लगे। घर की दीवार सुर्ख लाल हो गई खून से और पन्ने कुणाल के मुंह पर टकराने लगे। कुणाल की आंख खुली तो वो पसीना पसीना था। चारों तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। सोचने पर पता नहीं कैसा सपना था और उठकर फ्रेश होकर पुराने घर की ओर निकल गया। सारा सामान लाने में 2 दिन लगे और धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। फिर एक दिन उसके छोटे भाई का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला हाथ टूट गया है। प्लास्टर कराकर उसे घर लाया गया। 2 हफ्ते बाद माताजी बाथरूम में फिसल गई और उन्हें मोच आ गई। एक रात कुणाल अपनी पत्नी रिमी से बोला, हमें इस घर में आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और 2 हादसे हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इस पर रिमी बोली, कैसी गड़बड़? इस पर कुणाल कुछ सोचते हुए बोला, कुछ नहीं, सो जाओ। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने ऊपर से बॉक्स उतारा और खोल कर देखा तो उसमें वही किताब थी जो उसने सपने में देखी थी। उसने उस किताब को ध्यान से उठाया और पूजा के कमरे में रख दिया। फिर एक दिन कुणाल को खबर मिली कि पापा सीढ़ियों से फिसलते हुए बचे हैं। ज्यादा चोट नहीं आई, बस कोहनी छिल गई है। कुणाल बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शाम को वो जब घर पहुंचा तो उसकी माँ बोली, तेरे पास कोई पुरानी श्रापित किताब है क्या? इस पर कुणाल बोला, क्या हुआ? अरे आज एक बाबा आए थे, मैंने उनको कुछ दान दिया तो वो बोले कि इस घर में अब तुम लोग आए हो, उस श्रापित किताब से बचकर रहना। वो अनिष्टकारी श्रापित किताब है। मैंने बहुत पूछा तो बोले घर में ही होगी, खोजो कहीं। तू बता, कोई किताब मिली थी क्या तुझे? इस पर कुणाल बोला, कहाँ गए वो बाबा? इस पर माँ ने कहा, मैंने पूछ लिया था, वो पास के ही मंदिर पर रुके हैं 2 दिन के लिए। कुणाल भागकर मंदिर पहुंचता है और बाबा का पता करता है। बाबा मिल जाते हैं। कुणाल प्रणाम करता है और किताब के बारे में पूछता है। इस पर बाबा बोले, हम तो बच्चा 1 साल से एक बार ही इधर आते हैं, मगर उस किताब का इतिहास जानते हैं। इस पर कुणाल ने पूछा, कैसा इतिहास बाबा? इस पर बाबा ने बताना शुरू किया। 30 साल पहले
सबन नाम का एक लेखक अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ इस जगह पर रहता था। तब यहाँ छोटा सा घर होता था। बहुत अच्छा लेखक था और वो बहुत प्रसिद्ध भी था। इसी प्रसिद्धि के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी किसी और को चाहने लगी और उन दोनों ने लेखक को रास्ते से हटाने की सोची। लेखक अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बसती थी अपनी किताबों में। उसके पास एक अलमारी थी जिसमें वो बहुत सी किताबें रखता था और एक थी वो किताब जो उसे उसके गुरु ने दी थी प्रोत्साहन के लिए। उसी किताब को पढ़कर उसने पहली बार कृतियां लिखना सीखा था। वो किताब वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखता था। उस बेचारे को खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उस रात उसका गला घोटने की तैयारी की उसकी पत्नी ने। लेखक का छोटा भाई छत पर सो रहा था। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोलकर अपने प्रेमी को अंदर बुला लिया और दोनों उसे मारने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़े और प्रेमी ने गला दबाया। सबन छटपटाने लगा और आवाजें होने लगी। छोटा भाई जाग गया और नीचे उतर कर आया तो ये सब देखते ही वो प्रेमी पर टूट पड़ा। प्रेमी ने उसे पीछे धक्का दिया और कमर से चाकू निकालकर एक झटके में लेखक की गर्दन पर वार कर दिया। खून की धार से निकलती हुई किताबों पर गिरी और वो बॉक्स पर भी, और वो बॉक्स वाली किताब शापित हो गई। छोटा भाई ये नज़ारा देखकर डरकर भाग गया। उधर लेखक की पत्नी ने अपने भी खरोंचे मार ली और पुलिस को वो लूट की हत्या बता दी। कुछ दिनों में सब कुछ शांत हो गया, मगर एक सुबह पुलिस को लेखक की पत्नी के सर में किताब घुसी हुई मिली और प्रेमी भी उसी अलमारी के नीचे दबा मिला। दोनों की मौत हो चुकी थी। फिर लेखक का छोटा भाई यहाँ आया और सारी किताबों को जला दिया। उस बॉक्स वाली किताब को भी बहुत जलाने की कोशिश की, मगर वो जली ही नहीं। तो उसने वो इसी घर में छोड़ दी और ये घर बेचकर जाने कहाँ चला गया। तब से मैं देखता हूँ हर बार इस घर में कोई ना कोई नया दिखता है और किताब की वजह से थोड़े ही दिन में वो घर छोड़ देता है। इसलिए तुम्हारी माँ से शापित किताब के बारे में बात की। पूरी कहानी सुन कुणाल डर गया और उसने बहुत जल्द ही वो घर छोड़ दिया। आज भी वो घर वैसे ही मौजूद है और वो शापित किताब उसी घर में है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। खटखट की आवाज सुनकर ऊपरी मंजिल पर कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ अंश इस आवाज को सुनकर जाग जाता है। सबसे पहले उसकी नज़र पास रखी घड़ी पर पड़ती है। रात के 1 बज रहे होते हैं। उसके बाद उसकी नज़र पास में लेटी हुई उसकी पत्नी कविता पर पड़ती है। कविता गहरी नींद में सोई देखकर अंश बिस्तर से उठता है और अपने बच्चों के रूम में जाकर झांकता है। दोनों बच्चे काम्या और अमर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उन्हें देखकर अंश राहत की सांस लेता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। बेड पर बैठकर अंश ग्लास में पानी रखकर पीता है। पानी खत्म करके वो ग्लास टेबल पर रखता ही है कि फिर से खटखट की आवाज़ सुनता है। तब उसे पता चलता है कि ये आवाज़ तो उसके मेन गेट के खटखटाने की आवाज़ है। अंश ऊपर की खिड़की खोलकर नीचे झांकता है। नीचे वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि एक काली काया जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं और उसका सिर भेड़िए का है, बहुत तेजी से दरवाज़ा पीट रहा है। नीचे का नज़ारा देखकर अंश डर से कांपने लगता है और तुरंत खिड़की बंद कर देता है और तुरंत अपनी पत्नी को नींद से उठाता है। कविता आंखों को मलते हुए पूछती है, क्या हुआ जी, इतनी रात को क्यों उठाया? अंश आगे बोलने से पहले ही कविता के होठों पर उंगली रख देता है और खिड़की की तरफ इशारा करके बोलता है, वहाँ कुछ
बहुत भयानक है। इस पर कविता बोलती है, क्या है वहां पर? इस पर अंश बोला, मुझे नहीं पता वो क्या है, पर जो भी है बहुत भयानक है। इस पर कविता बोली, मैं देखती हूँ क्या है। इस पर अंश बोला, नहीं मत देखना, पता नहीं वो क्या भला है। अब तक दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया था। अंश ने सोचा वो जो भी था शायद वो जा चुका है, इसलिए वो कविता से कहता है, दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया, शायद वो चला गया। मैं देखता हूँ खिड़की खोल के। जैसे ही अंश खिड़की खोलता है, देखता है सामने की छत पर वही परछाई जो दरवाज़ा खटखटा रही थी वो बैठी हुई है और वो कविता और अंश को घूरे जा रही है। उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसके इस तरह घूरने से कविता की खिड़की बंद जाती है। तभी वो दरिंदा अंश की छत से दूसरी तरफ छलांग लगाता है और उसके सामने से गायब हो जाता है। कविता और अंश राहत की सांस लेते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं कि तभी दोनों अमर की आवाज़ सुनते हैं जो बहुत तेजी से चीख रहा था। दोनों भागकर बच्चों के कमरे की तरफ जाते हैं और अंश कमरे को खोलकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि उसकी बेटी काम्या की आधी खाई हुई लाश बिस्तर से नीचे पड़ी हुई है और उस दरिंदे ने अमर के पैर को मुंह दे रखा है और उसकी नाजुक हड्डियों को बड़े आराम से चबा रहा है। दरवाजे के खुलने की आहट से उस दरिंदे का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है जो लाचार होकर अपने दोनों बच्चों की अधखाई लाशों को देख रहे थे। वो दरिंदा एक छलांग लगाकर दोनों को अपने आगे के पंजों में दबोच लेता है और पूरे घर में दोनों की चीखें गूंजने लगती है। सुबह के अखबार में आदमखोर द्वारा एक और परिवार के 4 लोगों को चबाया गया, पुलिस सबूत ढूंढने में नाकाम। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। माँ के गुजर जाने के बाद बचपन से ही मुझे संभालने वाले मेरे पापा थे। मेरा सारा कुछ पापा ही देखते थे, पर पापा का काम कुछ ऐसा था कि उन्हें कभी कदार घर से दूर दूसरे शहर में भी रहना पड़ता था। इस दौरान पापा मुझे अपने गांव छोड़ जाते, जहां मैं अपने दादा दादी के साथ रहता। एक बार की बात है, तब मेरी उम्र यहीं कोई 14-15 साल की रही होगी। पापा को फिर से एक बार काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और मुझे गांव आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि मेरी उम्र के ज्यादा लड़के नहीं थे, बस एक आध मेरे दोस्तों को छोड़कर, और वो भी स्कूल चले जाते तो मैं दिन भर अकेला पड़ जाता। इसी तरह से जैसे तैसे मेरे दिन कट रहे थे। तभी एक शाम जब हम लोग गांव में खेल रहे थे तो मेरे एक दोस्त विशाल ने मुझसे कहा, अरे अनिकेत, कल बगल के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट है, रात में देखने चलेगा क्या? मैं शुरू से ही क्रिकेट का दीवाना था, जिस पर मैंने कहा, पर दादाजी रात में जाने देंगे? इस पर विशाल बोला, देख ले मना कर, अगर जाने दे दें तो बढ़िया है। जिसके बाद हम सारे अपने अपने घर चले गए और मैंने दादाजी को मनाना शुरू कर दिया। पहले पहले तो दादाजी नहीं मान रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि रात में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मगर मैंने जब उनसे जिद की, 2-4 बार झूठ मूठ कर रोया तो वो मान गए और मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं काफी खुश हो गया और उस रात खाना पीना खाकर सो गया। अगला दिन जैसे तैसे पार हुआ और शाम होते ही हम 3 दोस्त, मैं, विशाल और रोहित, हम लोग बगल के गांव क्रिकेट टूर्नामेंट देखने निकल पड़े। ठंडी का मौसम था, जिस वजह से शाम को ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया था। बगल का गांव हमारे गांव से काफी दूर था, तो जाते जाते ही 7 बज गए। तब तक टूर्नामेंट शुरू हो चुका था।
खैर, हम तीनों दोस्त वहीं बैठकर मैच का मजा लेने लगे। इसी तरह बैठे बैठे कब 4 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। रात के ठीक 10 बजे विशाल बोला, अरे भाइयों जरा समय तो देखो, 10 बज चुके हैं। अब टूर्नामेंट तो खत्म हो गए नहीं, चलो हमें घर चलना चाहिए। तो इस पर मैंने कहा, अरे टूर्नामेंट खत्म कहाँ हुआ है अभी? तो इस पर रोहित बोला, टूर्नामेंट तो रात भर चलेगा, रात भर यहीं बैठेगा क्या? हालांकि मेरे जाने का मन नहीं था, पर मेरे सभी दोस्त जा रहे थे तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैं उठकर अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। दादाजी ने मुझे जल्दी ही घर लौटने को कहा था, मगर अब काफी रात हो चुकी है। हम तीनों दोस्त तेजी से चलते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। माहौल एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था और सुनसान था। रास्ते पर हम तीनों के अलावा और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से ठंड का तो ये हाल था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। रास्ते पर धुंध ही धुंध फैली हुई थी। अभी हम तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विशाल बोला, यार देखो रात बहुत हो गई है, अगर हम लोग सीधे रास्ते से घर जाएंगे तो काफी समय लगेगा। क्यों ना हम लोग जंगल के रास्ते से होकर चलें? क्यों? विशाल की बात सुन मैं तुरंत तैयार हो गया, मगर पता नहीं क्यों रोहित जंगल वाले रास्ते का नाम सुन थोड़ा घबरा सा रहा था। पर किसी तरह से मैंने और विशाल ने मिलकर उसे मना लिया। जिसके बाद हम तीनों ने वहीं से जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया और घर यानी अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। अच्छी बात तो ये थी कि हम लोग अपने साथ एक एक बैटरी टॉर्च लेकर निकले थे, तो उससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। मगर ठंड वो जंगल के अंदर काफी तेज लग रही थी। ऊपर से रात कीड़ों की आवाजें हर पल ये एहसास दिला रही थी कि रात काफी हो गई है। हालांकि मैं डरता नहीं हूं, मगर कहीं ना कहीं उस माहौल में थोड़ा डर लग रहा था। तभी मेरी नजर रोहित पर गई तो वो कांप सा रहा था। जिस पर मैंने कहा, क्या हुआ रोहित, तू इतना क्यों डर रहा है? तो इस पर रोहित बोला, कुछ नहीं यार, बस गांव वालों के मुंह से सुना था कि यहाँ किसी चुड़ैल का वास है। तो इस पर सबसे आगे चल रहे विशाल ने कहा, वो तो मैंने भी सुना है, पर ये सब कुछ होता नहीं है। तो इस पर मैंने भी अपना साहस दिखाते हुए कह दिया, मैं भी ये सब चुड़ैल वगैरह में विश्वास नहीं करता। शहर में तो लोग इन सब बातों पर हंसते हैं। और इतना कहकर हम लोग आराम आराम से चलते रहे। रात हर पल काली और गहरी होती जा रही थी और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था ठंड भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। अभी हम तीनों दोस्त एक साथ में आगे बढ़ ही रहे थे। देख अनिकेत, ये मजाक का समय नहीं है, सर पर मत मार। इस पर मैंने कहा, मैं क्यों तेरे सर पर मारने जाऊंगा? मुझे लगा शायद रोहित मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर विशाल की तरफ से कुछ महसूस हुआ। मैं समझ गया कि अब विशाल भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जिस पर मैंने विशाल से कहा, क्या यार, अब तू भी डराने की कोशिश कर रहा है? इस पर विशाल बोला, मैं क्यों डराने लगा? विशाल की बात सुन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि भले रोहित मुझसे झूठ बोल ले, मगर विशाल कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। मैं थोड़ा सहम गया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी रोहित एकदम से बोला, भाइयों पीछे देखो, कोई है। रोहित की बात सुन मैं और विशाल पीछे पलटे तो पाया कि हमारे ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा उसके घूंघट से ढका हुआ था। जिस पर मैंने रोहित से कहा, तो फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तू ऐसे क्यों बोला? तभी उस औरत ने कहा,
जी मुझे जरा गांव तक जाना है। आप लोग जा रहे थे तो मैं सोची आप लोगों के साथ साथ चली जाऊंगी। तो इस पर विशाल बोला, ठीक है आप चलिए हमारे साथ। जिसके बाद हम चारों यानी हम तीनों दोस्त और वो औरत हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रोहित अभी भी काफी डरा हुआ था, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। कहीं ना कहीं ये बात मेरे भी दिमाग में खटक रही थी कि आखिर ये औरत इतनी रात गए जंगल में क्यों आई। मगर कुछ ना बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। पूरा का पूरा जंगल एक शोर से गूंज रहा था, उस औरत के पैरों में बंधी पायल के शोर से। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे हाथ से बैटरी टॉर्च छूटकर जमीन पर जा गिरा। अपना बैटरी टॉर्च उठाने के लिए मैं नीचे झुका, तभी टॉर्च की रोशनी में मुझे उस औरत के पैर नजर आए, जो कि पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। मेरा पूरा दिमाग हिल गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान के पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? तभी मुझे दादाजी की कही बात याद आ गई कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। मैं तुरंत ऊपर उठा और पीछे पलटा तो पीछे का नजारा होश उड़ा देने वाला था। अब उस औरत के चेहरे पर से घूंघट हट चुका था और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था। यह नजारा मेरे साथ साथ विशाल और रोहित ने भी देखा। तभी विशाल जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हम लोग तेजी से वहां से भागकर गांव आ गए। बाद में पता चला कि दरअसल उस औरत ने बहुत पहले उस जंगल में आत्महत्या की थी। तब से उसी की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।